जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी नजमा एजुकेशन पर। फ्री एजुकेशन, बेहतरीन कंटेंट यानी सेलेक्टेड क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं अपना सुनहरा भविष्य तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपकी तैयारी को पीक पर पहुंचाती है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन, आप देखिए फिर आपको पता चलेगा। अगर आप अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए और लास्ट में बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन फंस सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ज़रूर क्वेश्चनों को लगाइए और लास्ट में बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगर हम शुरू से बताएं तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पॉलिटेक्निक 2007 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सबसे अधिक समीप है? तो पृथ्वी के सबसे समीप तारा होता है हमारा सूर्य। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। यानी मंगल और बृहस्पति, एक मिनट, इनके बीच में जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है, कितने समय में करता है? तो हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा 76 सालों में करता है, 76 वर्ष। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो इसका सही आंसर होगा 1969। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने 8:26 पर अपना पहला बायां कदम चांद पर रखा था। कौन गए थे सबसे पहले? नील आर्मस्ट्रांग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये डेट जरूर याद रखना, 1969। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बीएड में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में पूरा कर लेती है, 365.25 डे। अगला क्वेश्चन है, पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया है? तो 134340 नाम दिया है प्लूटो को। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है? क्या चंद्रमा है, सूर्य है, बृहस्पति है, मंगल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है 2010 में, रिपीट हो सकता है आपके एग्ज़ाम में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मंगल ग्रह, जिसके मिथेन, वहाँ के वायुमंडल में मिथेन गैस पाई गई है, जिससे वहाँ जीवन की संभावना पर सवालिया निशान लग गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल होता है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। बताइए फटाफट। सही नहीं, असत्य पूछा है, गलत पूछा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को नहीं मापता, भूकंप की तीव्रता को मापता है रिक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो अंतःसागरीय भूकंपों तरंगों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। और सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए और शेयर वेयर करते रहिए। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि हमारा न्यू चैनल है, बट आपकी बहुत हेल्प होने वाली है हमारे चैनल से, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डेली प्रैक्टिस करने के लिए, बेहतर कंटेंट के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं, सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाकर लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो सुनामी का कारण होता है भूकंप, भूकंप के कारण ही सुनामी पैदा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सर्वाधिक यानी 63% लगभग भूभाग पर भूकंप निम्न में से किस पेटी में सर्वाधिक किस पेटी में भूकंप आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन आप बताइए, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? ठीक है, अगला क्वेश्चन। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्री लहरों को सुनामी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। 1 मिनट हम ऊपर कर लेते हैं। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है? यही क्वेश्चन हमने आपसे पीछे पूछा था पिछले क्वेश्चन में। तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए फोकस करिए, अपनी पढ़ाई को सीरियस होकर पढ़िए। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान में समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें कौन सी हैं? तो एस लहरें तरंग पदार्थों से नहीं गुजरती हैं, इसलिए एस लहरें जो होती हैं वो तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती हैं। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? एसएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर वेयर करते रहिए। हमने पिछली भी बहुत सारी वीडियो, बहुत ही बेहतर कंटेंट आपको दिया है। आप प्रीवियस वीडियो भी देखिए हमारी जाकर, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है एग्जाम में। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं?
ये हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर जो घूमते हैं हमारे ग्रह कहलाते हैं, सूर्य के ओर चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो किसी ग्रह की जो परिक्रमा करते हैं वो होते हैं हमारे उपग्रह। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का जो नियम था वो केपलर महोदय ने बताया था। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? 8 होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं या 11 होते हैं? तो सौरमंडल में टोटल ग्रह होते हैं 8। और कौन कौन से होते हैं? पहले होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद आता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण और उसके बाद आता है वरुण। ठीक है, एक सीक्वेंस में है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ही है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हमारा बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, इसलिए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न कौन सा क्रम सही है? देखिए, पृथ्वी से पूछा है, हमारी अर्थ से पूछा है, तो सबसे पहले हम पृथ्वी देखते हैं, पृथ्वी। ठीक, उसके बाद सबसे शुरू में देखता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, तो पृथ्वी से सबसे नजदीक क्या है, कौन सा है? शुक्र है और मंगल है। ठीक है, शुक्र है और मंगल है। 1 मिनट रुक जाइए। और उसके बाद है बुध और उसके बाद है बृहस्पति, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है? आकार के अनुसार, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बताइए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि होता है, उसके बाद अरुण होता है, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, ये तो दो वैसे ही कट जाते हैं क्योंकि सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति होता है और सबसे छोटा बुध होता है। उसके बाद सेम सीक्वेंस शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी आती है पहले। ठीक है, शुक्र से बड़ी जो ग्रह हमारा पृथ्वी है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा निहारिका। क्षुद्र ग्रह भी होता है, धूमकेतु भी होता है, ग्रह भी सौरमंडल का भाग होता है, बट निहारिका नहीं होता, इसलिए इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारामंडल क्या है? ये सीडीएस 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तारामंडल क्या होता है? तो तारामंडल होता है ऐसे तारों के आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते, वही हमारे तारामंडल कहलाते हैं। ऑप्शन बी, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होते हैं? तो अंतरिक्ष में टोटल तारामंडल की संख्या होती है 89। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, बीपीएससी 2001 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है?
तो निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? देखिए पार्थिव का मतलब क्या होता है, हमारे जितने भी 8 ग्रह होते हैं उनमें से जो, पहले हम लिख लेते हैं, बुध, शुक्र, एक मिनट लिख ही लेते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक, हमारे जितने भी 4 ग्रह सूर्य के नजदीक होते हैं ये तो हमारे पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, 4, और 4 होते हैं बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसलिए कितनी, 4 तो आंतरिक ग्रह हो गए, 4 बाह्य ग्रह होगा, पार्थिव ग्रह को ही आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव यानी आंतरिक, मैंने अभी अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 3 हमारे, ये 4 हमारे पार्थिव ग्रह होते हैं। इनमें से कौन सा नहीं है? तो शनि हमारा बाह्य ग्रह होता, पार्थिव नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो बाह्य ग्रह, उन्हें बृहस्पति सदृश ग्रह भी कहते हैं, उनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं आप कमेंट करके बताइए, हम 2-3 बार आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, बताइए फटाफट। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल तो हमारा आंतरिक यानी पार्थिव ग्रह में आता है, तो बृहस्पति सदृश ग्रह में कैसे हो सकता है? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। शनि भी बाह्य होता है, अरुण भी, वरुण भी, लेकिन मंगल आंतरिक ग्रह होता है यानी पार्थिव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? बताइए कौन से 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के वामाव्रत नहीं घूमते हैं यानी दक्षिणाव्रत घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण, ठीक है, ऑप्शन डी, शुक्र और अरुण सूर्य के वामाव्रत नहीं घूमकर दक्षिणाव्रत घूमते हैं, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है? आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है अभिनव तारा। अभिनव तारा ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे सेलेक्टेड हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए डेली अच्छे क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना स्कोर ज़रूर बताइए आपका कितना स्कोर हुआ। पूछा है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक शेयर वगैरह करते रहिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? अगर हम पृथ्वी के बारे में जानना चाहते हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या होगा हमारे लिए? तो भूकंप विज्ञान के जरिए हम पृथ्वी की आंतरिक भागों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो सियाल सीमा और निफे, जो भूगर्भ का जो विभाजन दिया था स्वेस महोदय ने दिया था। स्वेस नामक एक भौगोलिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सियाल सीमा और निफे का वर्णन दिया था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? ये हमारी अर्थ है, ठीक है। सही क्रम क्या होगा? पहले क्या होती है? सियाल,
सीमा और निफे। सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, सीमे में सिलिका मैग्नीशियम होता है और निफे में होता है निकिल और फेरस। तो हमारा सही क्या होगा? सियाल पहले आएगा, ऑप्शन सेकंड वाला। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सियाल में ग्रेनाइट व नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है, ये भी सही है। सीमे का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गेब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है, ये भी सही है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है, सारे ही सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? बेसाल्ट चट्टानी पूछा है। कौन सी ऐसी भूपृष्ठ की परत है जिसमें बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? तो सीमा में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमे। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो जैसा हमने निफे में बताया, निफे में निकिल और फेरस होता है, निकिल और फेरस। तो पृथ्वी के निफे भाग में निकिल और लोहे की, फेरस की प्रधानता होती है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सियाल शब्द का प्रयोग किया था स्वेस महोदय ने। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूरी परत का नाम क्या है? दूसरी परत का नाम पूछा है। तो सियाल के बाद कौन सी आती है? सीमा आती है। ऊपर से दूसरी और नीचे से भी लगाएंगे तो भी सीमा ही आएगी, सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी के केंद्र में क्या पाया जाता है? चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, जिनके विभाजन में नहीं है। तो सियाल भी है, सीमा भी है, निफे भी है, सबस्टेटम नहीं है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। सबस्टेटम नहीं है, सियाल, सीमा और निफे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। इसी तरह बेहतरीन कंटेंट और अच्छे चुनिंदा प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर वगैरह करते रहिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगी हमारी वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।